গুড মর্নিং ফ্রম চিত্তরগড় ফোর্ট। তো আমরা উদয়পুর থেকে আজকে সকালে চেক আউট করলাম। উদয়পুরে যে হোটেলে ছিলাম, হোটেল কৃষ্ণা। তো আমরা যে হোটেলটা ছিলাম সেটা হচ্ছে হোটেল কৃষ্ণা। তো ওখান থেকে আজকে চেক আউট করলাম সকাল 9টায়। তো এখন বাজে হচ্ছে 11টা। আমরা এখন আছি চিত্তরগড় ফোর্টের সামনে। তো এখানে বাস পার্কিং হয়েছে, পার্কিংয়ের পর এখানে অটো করে চিত্তরগড় ফোর্টে যেতে হবে। এটা হচ্ছে উদয়পুর থেকে পুষ্কর যাওয়ার রাস্তার উপরই পড়ে। তো আমরা চিত্তরগড় ফোর্ট আজকে দেখবো, দেখে আমরা আজকে পুষ্কর চলে যাব। পুষ্করে গিয়ে ওখানে আমাদের আজকে হোটেলে নাইট স্টে আছে। কালকে সকালে পুষ্কর ঘুরবো, ঘুরে কালকে আমরা চলে যাব জয়পুর। রাস্তার মাঝে আমরা দেখে নেব হচ্ছে আজমির দরগা শরীফ। চলো আমরাও ঘুরবো, আপনাদেরও ঘোরাবো। চিত্তরগড় ভারতের বৃহত্তম জীবন্ত দুর্গগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। দুর্গটি ছিল মেওয়ারের রাজধানী এবং বর্তমান চিত্তরগড় শহরে অবস্থিত। এটি 180 মিটার উচ্চতার একটি পাহাড়ের উপর বিস্তৃত। 280 হেক্টর এলাকা জুড়ে বিরাজ করে এই দুর্গ। দুর্গটিতে 65টি ঐতিহাসিক স্থাপনা রয়েছে, যার মধ্যে 4টি প্রাসাদ, 19টি বড় মন্দির, 20টি বড় জলাশয় এবং 4টি স্মৃতিসৌধ এবং কয়েকটি বিজয় টাওয়ারও কিন্তু রয়েছে। 19টি বড় মন্দিরের মধ্যে আমরা একটি মন্দিরে কিন্তু পৌঁছে গেলাম। এই মন্দিরটি মীরাবাইয়ের মন্দির, যেখানে মীরাবাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত। আমরা সবাই জানি মীরাবাইয়ের কথা। তো চলো, খুবই ভালো লাগছিল এই মন্দিরটায় এসে এবং গাইডের কথা শুনে। তো চলো গাইড দাদার কথা তোমাদেরকেও শোনাবো, খুবই ভালো লাগছিল। তো মন্দিরটা পুরো দেখতে থাকো, আর দেখতে দেখতে তোমরাও একটু কিছু কথা শুনে নাও। के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आप लोग जिस फोर्ट को यहाँ पर घूरने के लिए आया है, ये एक ऐतिहासिक जगह है, एक हिस्ट्रिकल पैलेस है। अगर आप लोग यहाँ का हिस्ट्री, यहाँ का इतिहास समझोगे तो लगेगा कि चित्तौड़गढ़ देखा है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ खाने के लिए आता है, देख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। 90% पेड़ है, आता आकाश। खाने के लिए यहाँ आता है, सुनने के लिए कोठा है और देखने के लिए सिर्फ पत्थर है। समझना है ना। अगर हम लोग इन पत्थर का महत्व समझेंगे तो लगेगा कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखा है। एशिया का बिगेस्ट फोर्ट आप लोग यहाँ पर देखने के लिए है, एशिया का सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा फोर्ट क्यों है? क्योंकि जो फोर्ट बना है 13 किलोमीटर के अंदर पूरा फोर्ट बना है। ये जो फोर्ट बना है ना, 13 किलोमीटर के अंदर पूरा फोर्ट बना है। 700 एकड़ इस किले का जमीन है और इसी किले का निर्माण हुआ आज से ठीक 1600 साल पहले। 1600 साल पहले, यानी कि 5 सेंचुरी के भीतर में, 5 सेंचुरी में एटो फोर्ट का निर्माण किया मौर्य वंश के राजा चित्रांगज मौर्य। जब चित्रांगज मौर्य ने इस फोर्ट का निर्माण किया, उस वक्त इस फोर्ट को सबसे पहले नाम दिया चित्रकूट, और चित्रकूट को बदल करके रखा चित्तौड़गढ़। फोर्ट के भीतर उठने के लिए आप लोगों ने 7 गेट, 7 को दरवाजा क्रॉस करने के बाद आप लोग फोर्ट के अंदर आया है। जमीन से 580 फीट का हाइट है और बॉम्बे सी लेवल से 1850 फीट की हाइट पर आप लोग खड़ा है। फोर्ट के भीतर में कहते हैं कि उस फोर्ट के भीतर में उस जमाने में 113 मंदिर, 113 मंदिर, 84 लेक, पानी का छोटा बड़ा तालाब, कुंड, बावड़ी, और 16 उस जमाने के अंदर इस फोर्ट के अंदर बाड़ी हुआ करता था। 16 बाड़ी हुआ करता था। अब हुआ क्यों करता था? प्रेजेंट टाइम में कहाँ है वो? इसलिए इस फोर्ट पर 1 या 2 राजा लोग राज नहीं किया। एटो फोर्ट के भीतर में 1 या 2 राजा लोग राज नहीं किया। फोर्ट के अंदर 55 राजा लोग राज किया था। अब 55 राजा की भी इस फोर्ट पर कई बार अटैक हुआ, कई बार हमला हुआ। यहां तक कि हिस्ट्री में लिखा है एट फोर्ट के अंदर 55 राजा के साथ में 27 टाइम, 27 बार कई बड़ा बड़ा अटैक हुआ। लेकिन उन सभी अटैक में से ओनली फॉर 3 टाइम, 3 बार ऐसा लड़ाई हुआ। उस लड़ाई के अंदर यहाँ का राणा लोग को हार का सामना करना पड़ा। वो 3 अटैक हुआ। सबसे पहले फोर्ट पर अटैक हुआ 1303 में, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जब इस फोर्ट पर अटैक करता है, उस समय यहाँ का राजकुमारी था जिसका नाम था रानी पद्मिनी।
वो रानी पद्मिनी जो उस जमाने का सबसे सुंदर लेडी, इतना सुंदर था कि इतिहास में, हिस्ट्री में लिखने वालों ने उनके बारे में लिखा है कि रानी पद्मिनी इतना सुंदर था कि यदि अगर रानी पद्मिनी पानी पीता था तो सामने वाला व्यक्ति उसके गले से महसूस कर सकता था कि उसके गले से जल उतर रहा है। जब उसी रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर अटैक किया तो उस अटैक के समय हमारे यहाँ का राणा था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह भीम सिंह के नाम से जानता है। बांग्ला बोई में क्या लिखा है? भीम सिंह। वही तो हम लोग उसको राणा रतन सिंह बोलता है। राणा रतन सिंह रानी पद्मिनी का हस्बैंड उस युद्ध में, उस लड़ाई के भीतर में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तब रानी पद्मिनी अपना पतिव्रता को कायम रखने के लिए ऐतो फोर्ट के भीतर में एक विशाल अग्नि जलाता है और जो अग्नि के भीतर में यहाँ का कई हजार लेडीज उस अग्नि में जिंदा जल करके जान दे देता है, जिससे हम लोग कहता है जोहर प्रथा। जब रानी पद्मिनी जोहर जलाता है ना, तो उसके बाद हमारा मेवाड़ में, मेवाड़ आप समझ रहा है, राजस्थान का 2 भाग आप लोग घूमेगा, एक मेवाड़ और दूसरा मारवाड़। मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, ये पूरा मेवाड़ी इलाका कहलाता है। ऐठो मेवाड़ में उसी समय से एक कंपलसरी रूल्स, एक ऐसा परंपरा स्टार्ट कर देता है कि यदि उसके बाद अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी कारण अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तब उसका वाइफ को, उसका पत्नी को उसी पति के साथ में जिंदा जला देता था, जिससे हम लोग बोलता है सतीदाह। क्योंकि कभी लोग बोलता है कि जौहर सती अलग अलग डिफरेंट, तो अपने हस्बैंड के मरने के बाद उस डेड बॉडी के साथ में उसी वाइफ को जलाता था, उसको हम लोग सतीदाह कहता है। सतीदाह का ऑब्जेक्शन हुआ था हमारा देश का रहने वाला राजा राम मोहन राय, और तो इस परंपरा का ऑब्जेक्शन आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इस परंपरा पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट पर अटैक करता है, किसके लिए करता है? रानी पद्मिनी के लिए। जब उसे मालूम होता है जिस रानी प्रगादित्य शिलादित्य, और तो काल भोज, उसको बदला काल भोज, और काल भोज को बदल करके रखा बप्पा रावल। बप्पा रावल 8th सेंचुरी के भीतर में जब इस मंदिर को कंप्लीट करता है ना, तब ये मंदिर विष्णु वराह का मंदिर हुआ करता था। विष्णु भगवान का तीसरा अवतार था, वराह, वराह अवतार का मंदिर कहलाता था। अब आप लोग कैसे पहचानेगा ये वराह अवतार का मंदिर था? जब आप लोग मंदिर दर्शन करने के लिए मंदिर के सामने से जाएगा तो मंदिर के सामने एक तो स्थान आपको दिखाई देगा जहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा गरुड़। गरुड़ का मतलब समझते ना? विष्णु भगवान का वाहन। उससे पहचानता है ये मंदिर विष्णु वराह का था। लेकिन मैंने आपको कहा कुंभ श्याम मंदिर, कारण मैंने आपके सामने रखा है कि लड़ाई के समय कई मंदिर भाग दिया। जब मंदिर का मूर्त खंडित हो जाता है तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से उस मंदिर के अंदर पूजा पाठ बंद हो जाता है। लेकिन ऐठो मंदिर को दोबारा कंप्लीट किया, सेकंड टाइम इस मंदिर को दोबारा कंप्लीट किया हमारे
जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग टावर के बारे में बात कर रहे हैं। वो जो टावर आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे टावर को हम लोग बोलता है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ इसलिए बोला जाता है कि विजय की याद में बना है, और विजय किया हमारे चित्तौड़ का राणा महाराणा कुंभा। राणा कुंभा का नाम मैंने आपको वहाँ बोला था ना, और तो महाराणा कुंभा 2 स्टेट विजय किया। 2 स्टेट कौन सा था? एक मालवा और दूसरा गुजरात। मालवा मीन्स एमपी, मध्य प्रदेश। पहले के ज़माने में मालवा को एमपी कहा जाता था, एमपी को मालवा कहा जाता था, सॉरी, है ना। तो मालवा का सुल्तान था मोहम्मद खिलजी और गुजरात का सुल्तान अहमद शाह। इन दोनों राजाओं को युद्ध के भीतर में पराजित किया और अपना विजय प्राप्ति की खुशी में बनाया विजय स्तंभ। 1448 में इसको स्टार्ट किया बनाने के लिए। 1458 में कंप्लीट हुआ। 1448 से 1458 यानी कि 10 साल इसको बनने में लगे। 90 लाख रुपया खर्चा आता है। 90 लाख रुपया आज के ज़माने के गांधी साहब ने, है ना। उस ज़माने में सोने और चांदी के 10 रुपये में गिने जाते थे। 122 फीट इसकी हाइट है। 122 फीट का हाइट, 157 सीढ़ी, 157 सीढ़ी 9 तला तक जाने के लिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। प्रेजेंट टाइम का मतलब ये कि जब हमारे हिंदुस्तान দারুণ হিস্টোরিক্যাল প্লেস, হিস্টোরিক্যাল প্লেস, এটা অন্য রকমের ভাইব। একটা আমার হাজারদুয়ারিতে গেলে যেমন ফিলিংস হয়, আমার ঠিক এরকম ফিলিংস হচ্ছে। এই যে সামনের বিজয় স্তম্ভটা, এটা রণকুম্ভ এটা বানিয়েছিল। এইটাকে এখানে সবাই খুব মানে, এবং পুলিশের ব্যাচেও এই লোগোটা থাকে। মানে এখানে রাজস্থানী পুলিশদের ব্যাচে এই টাওয়ারটার লোগো থাকে। মালবা যুদ্ধে বিজয়ের পর এই বিজয় স্তম্ভটা রণকুম্ভ করেছিল। প্রায় 10 বছর লেগেছিল এটা করতে। 10 বছর? Yes. আমরা এখন চিত্তরগড়ে আছি। আগে এটা নাম ছিল চিত্রকূট থেকে ফয়সালাবাদ, তারপরে নাম হয়েছে চিত্তরগড়। কি হিস্ট্রি আছে আমি বলবো। আপাতত যেটা দেখানো সেটা হচ্ছে যে এই যে সোজা এই যে দেখা যাচ্ছে প্যালেসটা, এটা রানী পদ্মিনীর প্যালেস ছিল, জলের মধ্যে প্যালেস। তার পেছনে বিশাল বড় হিস্ট্রি আছে, সেটা অর্চনা বলবে পরে ওর ভয়েসে। আমি বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে রানী পদ্মিনীর প্যালেস। আর এইখানে ওই যে আয়নার ব্যাপারটা, যেখানে আলাউদ্দিন খিলজিকে বলা হয়েছিল যে তুমি আয়না। পদ্মিনী বা পদ্মাবতী ছিলেন 1314 শতকের কিংবদন্তি ভারতীয় রানী। 17 শতকের বেশ কয়েকটি গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যার প্রাচীনতম সূত্র পদ্মাবত। 1540 খ্রিস্টাব্দে মালিক মোহাম্মদ জয়সি কৃতিত্ব লেখেন মহাকাব্য। মধ্যযুগের বাঙালি কবি আলাওল মহাকাব্যটি পদ্মাবতী নামে অনুবাদ করেছিলেন। এই মহাকাব্যে হতে পদ্মাবতী সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি সিংহল রাজ্যের সুন্দরী রাজকন্যা ছিলেন। চিত্তর দুর্গের রাজপুত শাসক ছিলেন রতন সেন, যিনি হীরামন নামের একটি কথা বলা টিয়া পাখির কাছে তার রূপের কথা জানতে পারেন। এক রোমাঞ্চকর অভিযানের মাধ্যমে রতন সেন পদ্মাবতীকে জয় করে নেয় এবং বিয়ে করে
চিত্তরে নিয়ে আসেন। তৎকালীন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খুলজিও তার রূপের কথা শুনে তাকে দখল করার উদ্দেশ্যে চিত্তর আক্রমণ করেন। অবশেষে দুর্গ দখল নেওয়া পর্যন্ত অবরোধের সময়কালে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। এই যুদ্ধে রতন সেন কুম্ভলনাড়ের রাজা দেবপালের হাতে দ্বন্দ্বের কারণে নিহত হন, যিনি নিজেও পদ্মাবতীর রূপমুগ্ধ ছিলেন। আলাউদ্দিনের দুর্গ দখলের আগেই পদ্মাবতী এবং তার সঙ্গীরা আত্মবলিদান করেন নিজের সম্মান রক্ষার্থে। তার মৃত্যুর পর রাজপুত রাজা যুদ্ধতর অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন। বেশ কিছু কিংবদন্তি তাকে বর্ণনা করে এমন একজন হিন্দু রাজপুত রানী হিসেবে যে মুসলিম অগ্রাসনের হাত থেকে নিজেকে সম্মান রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তো আমরা আমার ইচ্ছে এটা জোর করে পড়ালাম সৌমেনকে, ইচ্ছে ছিল একটা রাজস্থানী পোশাক পরে ছবি তুলবে। এবার প্রায় শেষের দিকে ট্যুর, এবার কোথায় পাবো তার জন্য একটু ভাবলাম এখানেই তুলে নি। তো চলো আমরা এই মজাটাও নিয়ে নিলাম, কারণ রাজস্থানে এসেছি, একটুখানি রাজস্থানি ড্রেস পরে ছবি তো বানতা হ্যায়। ছবি তো বানতে হয়, ব্লগও করে একটু ছোট ভিডিও করে নিলাম। তো চলো ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের চিত্তরগড় ফোর্ট কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আর এভাবেই আমাদেরকে সাপোর্ট করো যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি।